बीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है रासायनिक बलगतिकी में जो है अभिक्रिया का जो वेग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग जो होता है जिसको हम लोग जो है रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, कि कह सकते हैं कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है उसी को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। कि कहने का मतलब कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ समय जैसे जैसे परिवर्तित होगा वैसे वैसे अभिकारक पदार्थों का जो सांद्रण होगा वो भी परिवर्तित हो जाता है, तब उसे जो है अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया के वेग जो होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक की जो है अभिक्रिया जो होती है किस किस पर प्रभावित होती है, कैसे प्रभावित होती है, उसके बारे में देखते हैं। जो अभिक्रिया का वेग होता है इसके प्रमुख कारक निम्न हैं कि इसके जो है प्रमुख कारक कई हैं। सबसे पहला कारक है सांद्रता, कंसंट्रेशन जो होता है सांद्रता, उसके बारे में देखते हैं। देखिए सांद्रता जो होता है, सांद्रता उसको कहा जाता है कि निश्चित ताप पर, कोई भी ताप जो होता है जब निश्चित होता है, निश्चित ताप पर अभिकारकों के सांद्रण में वृद्धि करने पर, कि जो टेम्परेचर जो होता है वो निश्चित होता है, उस समय जो भी अभिकारक होगा उसके अगर सांद्रण में परिवर्तन कर दिया जाए, उसके सांद्रण में परिवर्तन कर देंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है वो बढ़ जाता है। अगर सांद्रता जो है उसमें परिवर्तन कर देंगे, बढ़ा देंगे, घटा देंगे, बढ़ा देने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है वो बढ़ता है। किस लिए बढ़ता है, इसका कारण यह है कि अभिकारकों के सांद्रण में वृद्धि करने पर जो इकाई आयतन होता है उसके अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। कि जो भी इकाई आयतन होते हैं उसमें अणुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। बढ़ती किस लिए है, क्योंकि टक्करों की संख्या, जब अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो जो अणुओं की जो संख्या उसमें प्रभावी जो अणु होंगे उनकी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी। जब टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अधिक हो जाएगा। कि जैसे जैसे अणुओं का टक्कर बढ़ेगा वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग जो होगा वो अधिक हो जाता है। इसी प्रकार अगर सांद्रण कम कर दिया जाए, अगर अणुओं का सांद्रण जो है कम कर देंगे तो जो टक्करों की संख्या है वो भी कम हो जाएगी और अभिक्रिया का वेग जो होगा वो कम हो जाएगा। तो बताया गया जो सांद्रता होती है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। और ये जो होता है किस लिए बढ़ता है, क्योंकि जो भी अभिकारक सांद्रण होता है उसमें वृद्धि कर दिया जाता है तो जो उसके आयतन में अणुओं की संख्या होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो प्रभावी टक्करों की संख्या होती है वो भी बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। इस प्रकार जो है अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाएगा और अगर इसी प्रकार सांद्रता कम भी कर दें तो टक्करों की संख्या कम हो जाएगी और अभिक्रिया का वेग जो होता है वो भी कम हो जाता है। अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा जो है कारक है मुख्य, दूसरे कारक में आता है मुख्य रूप से दाब, प्रेशर जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए दाब जो है वो अभिकारक अणु, जो भी अभिकारक अणु होता है दाब बढ़ाने पर आयतन कम हो जाएगा। कि अगर कोई भी अभिकारक है उसका दाब बढ़ाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि दाब बढ़ाने से आयतन कम होता है। आयतन अगर कम होगा तो अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अणुओं की संख्या वृद्धि का मतलब अगर आयतन ज़्यादा होगा तो अणु पूरे आयतन में होंगे, अगर वही अणु जो है कम स्थानों पर होंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अगर उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो प्रभावी जो टक्कर होंगे उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी, उनके टकराने की क्षमता जो हो जाएगी वो अणुओं के साथ अधिक हो जाएगी। जब उनमें टक्कर ज़्यादा हो जाएगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। अब देखते हैं इसका तीसरा जो फैक्टर है, कारक है ताप, टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या है, बताया गया ताप बढ़ाएंगे कि जैसे जैसे अभिक्रिया जो होगी अगर उसमें हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाएगा। किस लिए बढ़ेगा, इसका कारण यह है कि इसमें अभिकारक अणुओं के आपस में टकराने, कि जो अभी अभिकारक अणु हैं वो आपस में टकराने और अभिक्रिया करने के लिए इसमें जो पर्याप्त सक्रियण ऊर्जा जो होती है वो नहीं होती। जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ जाएगा, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। उसका कारण ये है क्योंकि जो अभिकारक होते हैं उनके अणुओं में आपस में टकराने और अभिक्रिया करने के लिए पर्याप्त जो है एक्टिवेशन सक्रियण ऊर्जा जो होती है वो नहीं होती है।
अब देखते हैं इसका चौथा फैक्टर जो होता है, जिसको हम लोग जो है कहते हैं अभिकारकों की जो अवस्थाएं होती हैं, कि जो भी अभिकारक होता है उसकी अवस्था, भौतिक अवस्था जो है कि वो ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है कि गैस अवस्था में है, उस पर भी निर्भर करता है। कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें वेग जो होता है, वेग अभिकारकों की प्रकृति द्वारा जो है बहुत प्रभावित होता है। कि उसकी जो कहने का मतलब जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उसमें अभिकारकों की जो भौतिक अवस्था होती है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित करती है। बताया गया कि रासायनिक अभिक्रियाओं में होने के समय पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी उस समय पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। अतः जितने अणु सरल होंगे उतने ही कम बंध टूटेंगे। कि अगर सरल सिंपल जो है अणु हैं तो उसमें बंध कम टूटेंगे और अभिक्रिया की गति जो हो जाएगी वो तेज़ हो जाएगी। और जबकि अगर जटिल अणु होंगे, अगर वही जो है जटिल अणु होंगे तो उसमें बंध जो होंगे वो अधिक टूटेंगे। कि जो भी बांध होगा वो अधिक टूटेगा, जिससे अभिक्रिया का वेग जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। आगे है इसका, इसी का जो है एक फैक्टर है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट होता है। उत्प्रेरक क्या है? सबसे पहले उत्प्रेरक हम लोग फिर से इसमें देख लेते हैं। उत्प्रेरक उसको कहा जाता है कि ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो खुद जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु अब रासायनिक अभिक्रिया की जो है क्षमता को बढ़ा देते हैं, वही जो है उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब इसमें उत्प्रेरक बताया गया कि जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, क्योंकि उत्प्रेरक जो होते हैं वो धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, कि कई प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। तो इसमें बताया गया कि जो उत्प्रेरक हैं कि जो धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। कि जब धनात्मक उत्प्रेरक होगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। किस लिए बढ़ेगा? इसका मुख्य कारण ये है कि धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कि जब भी धनात्मक उत्प्रेरक होगा उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा का मान जो होता है वो कम हो जाता है। जो भी एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसका मान कम हो जाएगा, जिससे अभिक्रिया का वेग जो होता है वो बढ़ जाता है। कहने का मतलब उत्प्रेरक जो होता है, अगर धनात्मक उत्प्रेरक है तो उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ जाता है। किस लिए बढ़ता है? बताया गया कि क्योंकि धनात्मक उत्प्रेरक जो होता है उस समय अगर उपस्थित है तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा है, उसका मान कम हो जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग जो होता है वो बढ़ जाता है। अब देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता जो होती है, कि जो भी अभिक्रिया की आणविकता है उसके बारे में। कि अभिक्रिया की आणविकता किसे कहा जाता है? कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या। कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो भी भाग ले रहे हैं उसमें जो भी अभिकारक अणुओं की जो कुल संख्या होती है, कि जितने भी अभिकारक होंगे उनके अणुओं की जितनी संख्या होती है उसी को जो है आणविकता कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल दिखाया गया है H2O2 और गिब्स H2O + ½ O2 एक अणु। कहने का मतलब इसमें जो हाइड्रोजन पराऑक्साइड है, जो भी हाइड्रोजन पराऑक्साइड दिया गया है वो सिर्फ एक अणु के लिए गए हैं, इसलिए इसको जो है हम एक अणु भी कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे दर्शाया गया दूसरे एग्जाम्पल में H2 + I2 और गिब्स बना है 2HI। कि इसमें देखिए हाइड्रोजन और आयोडीन जो है दो अभिकारक हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं द्विअणुक अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं 2FeCl3 + SnCl2 दिया गया है और गिब्स बन गया है 2FeCl2 + SnCl4। इसमें देख रहे हैं FeCl3 जो है 2 बार है और SnCl2 जो है 1 बार है, तो 2 और 1 मिला के 3 हो गया, इसलिए इसको हम कह सकते हैं त्रिअणुक अभिक्रिया। कि कहने का मतलब है कि जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, ये जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं उनकी जो कुल संख्या होती है उसी को आणविकता कहते हैं। आणविकता जो होती है वो कई प्रकार से हो सकती है, एक अणुक भी हो सकती है, 2 अणुक भी हो सकती है और त्रिअणुक भी हो सकती है। शेष अगले लेक्चर में।